अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 51 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 3 का। अस्सलाम वालेकुम बेटा, लेक्चर स्टार्ट हो गया है। ये जैस्मिन लिमिटेड वाला क्वेश्चन क्विकली देख ले, क्विकली। आज फिर लिमिटिंग फैक्टर स्टार्ट करते हैं। एक दो सवाल मैं करा दूंगा। अगर जॉब हुआ तो मुश्किल वाला सवाल करेंगे, वरना आज नेट प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी, फिर कल मैच शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूट बिड अमाउंट दैट जेएल शुड कोट टू अर्न 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही मांगी है उन्होंने यहाँ पर, लेकिन इस सवाल के अंदर, हाँ वो पर यूनिट, इस सवाल के अंदर आपको कहीं पर रेलेवेंट कॉस्टिंग यूज करनी है, इसका इंडिया नहीं मिल रहा था। बेसिकली ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर्स में आपको मिलेगा भी नहीं सवाल, ठीक है। ये सवाल लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में मिलेगा, लेकिन चूंकि मैं लेबर कॉस्टिंग ही यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको, इसलिए ये क्वेश्चन भी साथ ही करवा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप एक दफ़ा दोबारा से क्विकली नज़र डालें, जितने सवाल भी हमने किए थे यार बहुत ज़्यादा है, तो कितने सवाल देखेंगे हम। चलो देखते हैं, अल्लाह का नाम लेकर इलस्ट्रेशन से आगे चलते हैं ना। 25 क्वेश्चन ही देख लेते हैं, पहले भी दिखाया था। स्टेट वेदर और नॉट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एंड सपोर्ट योर कंक्लूजन विद अप्रोप्रिएट फिगर्स फॉर प्रेजेंटेशन टू मैनेजमेंट। ये मैंने लिख दिया था आपको आगे वैसे। उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट, रेलेवेंट कॉस्ट रिक्वायरमेंट में पढ़ो, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, minimum price that company should be prepared to expect for 500 units. Explain briefly but clearly how each figure in the minimum price calculation has been obtained. The minimum price is the price that equals to the total relevant cost. अब ये रिक्वायरमेंट का हिस्सा, रेलेवेंट कॉस्ट की बात यहाँ पे भी की हुई है, ये उसने नहीं पढ़ाई थी जब पढ़ाया था पहली बार, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट को हमने हाईलाइट नहीं किया हुआ। उसके बाद डिटरमिन द रेलेवेंट कॉस्ट, और फिर उसके बाद अगली बात फजल वाला सवाल किया था आपने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, ग्लोबल वाला सवाल। कंप्यूट बिड प्राइस दैट जीएल शुड कोट इफ वांट्स टू अर्न प्रॉफिट बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट्स ओनली, यानी सिर्फ बिड प्राइस भी कहे तो भी साथ में रेलेवेंट कॉस्टिंग का कोई ना कोई निशानदेही कर रहा होता है। उसके बाद ये छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस थी, इलस्ट्रेशन तो अपनी बनाई होती है, उनमें तो मर्जी है ना मैं जो लिख दूँ। ये आईकेएफ का सवाल आया, कंप्यूट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट वुड एनेबल एसपीएल टू अर्न इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। मैंने कहा था रेलेवेंट कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इस तरह के अल्फाज दे या वो रिक्वायरमेंट में लिख दे यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, तो फिर आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग की अप्रोच लगानी है। अच्छा खुदा ना खास्ता अगर इस सवाल में भी कोई बच्चा भूल कर रेलेवेंट कॉस्टिंग लगा जाता, तो मेरे ख्याल में शायद सिर्फ एक डेप्रीसिएशन है जिसको उसने ले लेना था, छोड़ देना था, और मैंने सिर्फ उस डेप्रीसिएशन को ले लेना है, ठीक है। डेप्रीसिएशन को इसलिए ले लेना है कि आउटपुट मेथड वाली डेप्शन मैंने आपको कही थी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। तो बोलो ना फिर, बेसिक्स वाली बात वेरिएबल कॉस्ट होती है, आउटपुट यूनिट्स वाली, आउटपुट वाली आवर्स वाली डेप्शन होती है, वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे उसने हमसे कहा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्या कर दो, निकाल दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा ये तो मैंने इसलिए ओपन किया हुआ था, इससे जरा वापस चलते हैं। कौन सा टॉपिक था, मार्जिन अब्जॉर्प्शन, कौन से चैप्टर में था, कौन से लेक्चर में कहीं था, 22वें में, 24 में, ये कुछ याद आ रहा हो आपको, याद होना हो, मुझे सारा याद है, मुझे सारा जरा नहीं, मुझे सारा याद है, ठीक है। कि अगर आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, और अगर सेल में से आप सारी एक्सपेंसेस, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में मतलब वेरिएबल फिक्स माइनस कर दें, जीपी आता है, फिर सारे एक्सपेंसेस माइनस करें तो प्रॉफिट आता है। आप दो तरह के सवाल कर सकता है वो ये भी कह सकता था कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाले, उसने कहा, और वो कह सकता था आप क्या प्रॉफिट निकाल दें, ठीक है। तो अगर वो प्रॉफिट निकाले तो आपने सेल में से लेस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट को भी और फिक्स कॉस्ट को भी, एब्जॉर्ब्ड वाली, ठीक है। और अगर आप वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कह रहे हैं तो आपने सेल में से लेस क्या करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक है। अच्छा चलें, तो अब जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन कह रहे हैं ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब ये, यानी कि वो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट करके जो कंट्रीब्यूशन है वो कह रहा है 30% हो, ऐसे ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब यही है ना। इसका मतलब माइनस क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मांग रहा है, वो क्या चीज़, वो सेल प्राइस बताओ जिस पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% हो, ठीक है। 30% हो, खामोश होगा तो हम ऑफ सेल ही कहेंगे, ठीक है। ये रेलेवेंट कॉस्ट की तरह से चलेगा काम, लेकिन मसला ये कि ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल नहीं है, हमें कहीं से कोई निशानी मिली नहीं, तो हमने बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। अब एक इस सवाल के अंदर डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन के अलावा बाकी सारी वैसी वेरिएबल कॉस्ट हुई थी जो रेलेवेंट कॉस्टिंग से निकलती है, तो अगर कोई भूल भी जाता है तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, एक नंबर कट जाएगा बस, बाकी सारे फिर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है जी, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमने ऑल वेरिएबल कॉस्ट लेनी थी, जिसके अंदर आपको मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, लेबर की वेरिएबल कॉस्ट जहाँ पे लर्निंग कर्व लग रही है उसके लिए मैंने सवाल डाला हुआ था यहाँ पे, वरना ये लेबर के चैप्टर में होता, ठीक है। और लेबर का चैप्टर ही किया ही हमने, ये जो हमने 2 दिन लगाए ना इसके ऊपर, ये लेबर का चैप्टर ही था। अब लेबर, प्योर लेबर की कैलकुलेशंस वाला जो चैप्टर है वो, मतलब बाकी का चैप्टर वो रह गया, उसके ऊपर 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं एंड पे, वो हम अब एंड पे करेंगे या जहाँ कहीं मुझे फिट करना पड़ा
जिस दिन लगा कि 2-3 दिन है और कुछ छुट्टियां आ रही हैं जैसे, तो एक ऐसा टॉपिक नहीं शुरू हो सकता कि जो 8-10-12 दिन वाला कंटिन्यूटी वाला, तो वहाँ पे मैं उसको फिट कर दूंगा। उसके अंदर हम यही करेंगे कि जी आप लेबर को पीस वेज रेट दे रहे हैं या आप उसको आर्ली वेज रेट दे रहे हैं और कोई बोनस प्लान, कोई इंसेंटिव प्लान आप लॉन्च करना चाहते हैं, जरा बताएं कि इससे फायदा होगा या नहीं, ये करना चाहिए या नहीं। इस तरह की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी लेबर की अपनी प्योर भी है, उसकी लेबर की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो वो चैप्टर भी रहता है। बहरहाल लेबर के चैप्टर के अंदर लेबर कॉस्टिंग में से लर्निंग कर्व हमने यहाँ कर ली, वहाँ जाके भी दोबारा देख लेंगे, एक आधा सवाल रिवाइज करना पड़ा तो, बाकी रिवीजन में इंशाल्लाह 1-2 सवाल इसके दोबारा कर लेंगे। लेबर और फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है जी। तो सवाल पढ़ते हैं जरा क्विकली। हमें चाहिए क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सेल प्राइस। वो सेल प्राइस चाहिए जो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन दे। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट, यहाँ पे कह देता कि कंप्यूट सेल प्राइस दैट जेल शुड कोट टू अर्न 30% प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कह देता तो फिर हम यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी माइनस करते हैं। वो भी कौन सी वाली? 2 ही मेथड्स है ना। ये जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मांग रहा है तो इसका मतलब ये मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहा है, और अगर वो प्रॉफिट मांग ले तो क्या कहेंगे कि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मांग रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिलहाल तो सुकून ही है, चलते हैं सवाल शुरू करते हैं। जैस्मीन लिमिटेड जेल मैन्युफैक्चर्स, यार ये टेबल मैं फिर लगाना भूल गया यहाँ पे। बहरहाल ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पर टेबल है, पिछली बार भी भूल गया था, कोई बात नहीं। ये टेबल जरा आपको जरा ईजी हो जाता है इसको पढ़ के, इससे जो है वो देखना बेसिकली ज़रा आसान हो जाता है, बाकी तो कुछ नहीं। आप स्केल लेके जाया करें, पेपर के अंदर स्केल लेकर जाया करें ताकि मसले ना हो, ठीक है। चलें खैर, अब तो गुजारा करते हैं। मेरे पास तो स्केल है, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो स्केल लेके जाता हूँ पेपर के अंदर। बेल्ट एंड स्केल लेके तो फिर भी आना पड़ता है ना, लैपटॉप। अच्छा जी सुनिए, Jasmine manufactures various products according to customers' specifications. In March 19, JL acquired, जल्दी करें, लिमिटिंग फैक्टर शुरू करना है। JL is required to submit a tender for supply of 5,000, ये जल्दी करें, 5,000 plastic bodies of a washing machine. In this respect, following information has been gathered. The production would be carried out on JL's plant at its Sialkot factory. Cost of plant is 36 लाख। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल कहता है जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है प्लांट की वो रेलेवेंट नहीं है, इसलिए इसकी डेप्रिसिएशन भी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल की कोई निशानी, अच्छा बहस कर सकते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह ये रिवीजन क्लास के अंदर में दोबारा ये वाले सवाल ओपन किया करता हूँ, 1-2 और सवाल दिखाते हुए, कोई 7-8-10 सवाल दिखाकर फिर आपको दोबारा ये बात बताऊंगा। रेलेवेंट कॉस्टिंग के सवाल के अंदर क्लियरली लिखा होता है यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, या फिर वो जो 2-3 सवाल मैंने आपको बताए सामने लिखे हुए हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग लिखा हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हो, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लिखा हो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट बताई थी, ऐसे अल्फाज का अवल तो बस आपने देखा 90% से ज़्यादा सवालों के अंदर उसने क्लियरली क्या लिखा होता है, यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल, वो लिखता है, ठीक है ना। अगर ना लिखे तो यही तो मसला है कि असल में मैंने आपको कहा था ना, रेलेवेंट कॉस्टिंग का प्रिंसिपल, ये जो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली उसी के लिए वो 15वां चैप्टर है, उसमें हम नॉर्मली करते हैं कि सिर्फ अपनी स्पेयर कैपेसिटी को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल रूटीन का काम चल रहा है, हम काम करते हैं, उसी में से कोई काम रिसीव हो गया, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट लेते हुए हमने, चूंकि ये 96,000, वो कहता है 36 लाख उसकी कॉस्ट है, और इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 96,000 आवर्स। अब यहाँ पे 96,000 आवर्स का मतलब क्या हो गया कि ये आउटपुट मेथड पर डेफिनेशन लाइफ कैसे गिवन है, यूजफुल लाइफ इज 96,000 आवर्स में गिवन है, तो इसका मतलब कौन सा मेथड? आउटपुट। तो आउटपुट मेथड, जिसको आप अब ऑस मेथड कह लें, माइलेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आउटपुट मेथड की डेप्रिसिएशन को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें सेल में से लेस करनी है सारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो निकाल लेंगे, 1 मिनट की बात है। अभी वैसे कैलकुलेशन करनी है तो कर लें, वैसे मैंने वहाँ पे सवाल करते हुए तो करनी है। 36 लाख रुपया है, ये 36 लाख रुपया है, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे अगर इसको 96,000 आवर्स के साथ, तो आंसर क्या आता है? 37.5। ये 37 पॉइंट, ये रुपीज़ में आ गया, रुपीज़ 37.5 पर मशीन आवर। अब अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर 2 घंटे लगेंगे तो 37 × 2, अगर 4 लगेंगे तो 37 × 4, अगर 200 घंटे लगेंगे तो 37.5 × 200, ठीक है। जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी डेप्रिसिएशन आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इसको रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स लगा कर भी लेता तो शायद वो सिर्फ एक पॉइंट ही इग्नोर कर देता, तो इसका 1 नंबर कट जाता। खैर है, 10 में से 9 फिर भी आ जाने थे। अच्छा, फिर बहरहाल इसके ऊपर एंड पे जाके दोबारा एक बार फिर बहस करेंगे, और मजीद कुछ सवाल सामने रख के, कोई 15-20 सवाल बंदा सामने देखे तो फिर समझ में आती है बात, ठीक है। अच्छा, ईच प्लास्टिक बॉडी यूनिट्स रिक्वायर, अच्छा सामने लिखा हुआ है 2 मशीन आवर्स, यानी एक प्लास्टिक बॉडी पर 2 घंटे मशीन के लगते हैं। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन के कितने? 75 रुपये डेप्रिसिएशन हर प्लास्टिक बॉडी, हर यूनिट के ऊपर लगते जाएंगे। प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट इन 10 बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स ईच। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑर्डर जो है वो 5,000 यूनिट्स का मिला था। क्या ख्याल है? 5,000 ऊपर लिखा हुआ था, हाँ ये लिखा हुआ है, सॉरी हाँ ये लिखा हुआ है, 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर था, और 10 बैचेस में ये बनना है। मतलब हर बैच में कितने यूनिट्स लगते हैं? बनते हैं 500, यानी हम एक बार जब सेटअप करते हैं फैक्ट्री का, मशीन का, तो 500 प्लास्टिक बॉडीज बनती हैं। कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट बैच हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर द फर्स्ट बैच। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट, बड़ी ध्यान से पढ़ने की बातें होती हैं, पढ़ना आधा सवाल है। मैं आपको कहता हूँ ना, 2 दफ़ा सवाल पढ़ो, 2 दफ़ा सवाल पढ़ो, 2 दफ़ा सवाल पढ़ो, छोटी छोटी बातें। अब ये पहले बैच की कॉस्ट है, लेकिन ये पहले बैच में 1 यूनिट की कॉस्ट है, ये 500 यूनिट्स की कॉस्ट नहीं है। एक बैच में कितने यूनिट लगते हैं? 500। ये पहले बैच के पहले यूनिट की कॉस्ट है बेसिकली। पढ़ लो, कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट बैच, मतलब पहले बैच में हर यूनिट की ये कॉस्ट है।
वैसे भी लर्निंग भी बैच वाइज ही अप्लाई होती है हमारे लेबर के अंदर भी। तो बैच में वो जैसे भाई ने कहा था विद इन बैच जो है वो लर्निंग अप्लाई होगी नहीं, अगर बैच वाइज लर्निंग चल रही है तो विद इन बैच अप्लाई नहीं होगी। एक बैच पूरा होने के बाद पूरी लेबर की टीम का एक्सपीरियंस बढ़ता है। पूरा बैच जब खत्म होता है, एक बैच जब पूरा 500 प्लास्टिक बॉडीज बनती हैं तो फिर उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। अगर बैच वाइज तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, यूनिट वाइज भी हो सकती है, बैच वाइज भी हो सकती है। हमें कोई फर्क, हमारी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ज्यादा आप देख रहे होंगे बैच वाइज ही वो लर्निंग अप्लाई करवा रहा होता है, यूनिट वाइज भी करवा सकते हैं। अब बहरहाल ये क्या है जी, ये पहले बैच की कॉस्ट है, लेकिन पहले बैच की कॉस्ट जो है पूरे बैच की नहीं है, पहले बैच में एक यूनिट की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल 2 किलोज लगता है भाई, ये बस कोशिश करके ना, ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है, रुपीस गिवन है, रुपीस ये कॉस्ट गिवन। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिक में कैसे निकाला करते थे, बोलो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाला करते थे, क्वांटिटी पर यूनिट इनटू रेट पर यूनिट या पर केजी, क्वांटिटी पर यूनिट इनटू रेट। मैं कहता हूं केजीज के अंदर, मटेरियल केजी में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, कैसे भी हो, ठीक है, लेकिन उसको मतलब फिलहाल आसान के लिए मैं केजी कहता हूं, ठीक है ना। तो क्वांटिटी पर यूनिट इनटू रेट पर केजी इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा ही है। अब हमें क्या गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, ये और ये गिवन है, ये नहीं, मैंने पहले बताया था, बड़ा जरूरी होता है साथ के साथ इसको निकालते जाना, ठीक है ना। तो आपको क्या गिवन है जी, 2 केजीज गिवन है, बेसिकली आपके लिए मिसिंग क्या है यहाँ पर, तो वो बड़े आसानी से निकल सकता है। अगर 150 रुपए एक यूनिट पर लगते हैं, 150 रुपए का मटेरियल एक यूनिट पर लगता है और एक यूनिट पर लगते हैं 2 किलो, तो फिर 1 किलो की कॉस्ट क्या है, ये निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने ज़हन के अंदर रखना है कि ये इक्वेशन चल रही होती है आपकी, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकली, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू रेट ऑफ मटेरियल, वो जो भी चीज थी, ठीक है ना। तो जितने किलो मटेरियल के एक यूनिट पर लगते हैं और 1 किलो कितने का मिलता है, ये टोटल मटेरियल की कॉस्ट एक यूनिट की है। अब उसने टोटल मटेरियल की कॉस्ट एक यूनिट की दे दी और यहाँ पर बता सकता था रेट भी, यहाँ पर बता सकता था केजीज, उसने केजीज बता दी तो हम रेट लिख लेंगे, हमें आगे जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो ये फौरन लिख लिया करें, ऐसे लिख दूं या एट द रेट क्या ऐसे लिख लेता हूं, बताओ कितना, ₹75 पर केजी, ₹75 पर केजी इंटू 2 केजीज, और ये बन गया 150। ऐसे ही 300 रुपीज की लेबर कॉस्ट है और एक यूनिट पर 3 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब 100 रुपया लेबर को 1 घंटे का हम देते हैं, ठीक है। तो 3 लेबर आवर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं ₹100 पर लेबर आवर इंटू पर द पी उड़ गया इंटू, ठीक है ना। ये साथ साथ करते जाया करें। वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। अगर वेरिएबल ओवरहेड, ये वही वाली बात हो जाती है ना, तब देखो ना बेसिक्स में पढ़ा, फिर उसके बाद ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ा, ये काम करते आए थे, मैंने उसको भी बताया था। मतलब अगर लेबर 3 घंटे काम करेगी और उसी बेस पर वेरिएबल ओवरहेड है, तो मतलब 3 घंटे लेबर काम करती है तो 3 घंटे बिजली का बिल भी आता है, बिजली चल रही होती है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो जितने घंटे लेबर काम करती है उसके साथ जोड़ा जा सकता है, नॉर्मली उसी के साथ ही जोड़ा जाता है, सबसे ज्यादा इसी के साथ ही जोड़ा जाता है, ठीक है। वैसे पुराने सवालों में लेबर इंटेंसिव, बहरहाल आजकल तो जमाना बदल गया। तो अगर ये भी 3 आवर्स ही हैं, 3 लेबर आवर्स ही हैं, तो फिर ये कितना बन गया, ₹80 पर लेबर आवर, ₹80 पर लेबर आवर इंटू 3 लेबर आवर्स पर यूनिट, ठीक है जी, और सही है। लो ये ऐसे निकाल लिया। अब ये कोई ऐसे नहीं ऐसे निकाल, यहाँ पर लिखना लाजमी, तो मैंने सिर्फ आपकी मर्जी के लिए, आपकी मर्जी जैसा बनाया, बेसिक जैसा बनाया। मुझे बस ये चाहिए 75 लिखा हो, 100 लिखा हो, 80 लिखा हो, कहीं पे भी लिख लिया करो, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे स्टार डाल के, या जो वर्किंग चल रही है उस वर्किंग 1.1 आगे करके 2.1 करके ये लिख लिया करो। पर पता होना चाहिए, पढ़ते हुए ये चीज़ें आइडेंटिफाई होती जानी चाहिए, और ये चीज़ें बेसिक कैलकुलेटर करके देखते जाया करो, जब जरूरत पड़े फौरन निकालो। चलें आगे, नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में कहता है, ओवरहेड्स डू नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। बड़ी मेहरबानी, अब जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, मैं रेलेवेंट इरेलेवेंट की बात नहीं कर रहा, माजरत के साथ, ठीक है ना। सारा टॉपिक रेलेवेंट कॉस्टिंग का करा के एंड में सवाल जो करा रहा हूं वो नहीं रेलेवेंट कॉस्टिंग का, बेसिकली मैंने एंड किया इसको लेबर कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट लर्निंग कर्व से है। तो उसमें एक सवाल करवा दिया था, जो लर्निंग कर्व, लेबर का लर्निंग कर्व जो हमारे इस रेलेवेंट कॉस्टिंग में लगा था, इसमें नहीं लगा तो भी करने कोई मसला नहीं, ठीक है। मतलब जो समझ में आए सवाल करते जाएं, सवाल फिर भी तकरीबन सही हो जाता है। जरूरी वैसे कोशिश करनी चाहिए आइडेंटिफाई हो जाए चैप्टर, लेकिन कभी नाम जो काम तो फिर भी हो रहा होता है, छोटा मोटा प्लस माइनस चल जाता है। बदलेरी होनी चाहिए सवाल करते, पर्चे में डरना नहीं है, जो समझ में आए करते जाना, इंशाल्लाह सही करेंगे। अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स्ड हैं, हम क्या निकालने चले हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। और शुक्र है इसके साथ लिखो, डू नॉट इंक्लूड के साथ लिखो, हाँ शक्कर नहीं है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र कंदी नहीं होता, वो शक्कर कंदी होता है, ये शुक्र है, शुक्र है, ये मैंने पेश डाली। अच्छा मतलब क्यों शुक्र है, मैंने क्यों लिखा शुक्र है, क्योंकि मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसमें मैंने सेल में से माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्ट्स, और डेप्रिसिएशन आउटपुट मेथड वाली होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर खुदा ना खास्ता उसने यहाँ छुपाया होता तो हमें फिर ढूंढना पड़ता, थोड़ी सी मुश्किल आ जाती। नहीं शामिल तो बहुत अच्छी बात है, हम बार बार निकाल लेंगे, सारे को इग्नोर कर देंगे। और ये देखो कांटा लगने लगा, ये सारा गया, और डेप्रिसिएशन ऊपर ₹37.5 पर मशीन आर, और एक यूनिट पर कितने मशीन आर्स लगते हैं, 2 मशीन आर्स लगते हैं। अब तुमने आगे पूछना है रेलेवेंट कॉस्ट इंडेक्स क्यों ले रहे हैं ना, तुम लेट आए हो। अच्छा आज तैयारी करके ऐसी की बिस्ती होनी मेरी, लेट आना क्या, आंख नहीं खुलती क्या, आंख नहीं खुलती क्या, नमाज पढ़ के क्यों सो जाते हो, ना चला करो, आंख नहीं खुलती, पेपर में खुलेगी एकदम, पेपर में आंख खुलेगी। तुमसे पूछा मैंने, दिमाग में पड़ता है वो खाम खा ऐसे ही भाई, पेपर में आंख खुलेगी, अगर इस तरह से ना खुली ना, अगर क्लास के पेपर एकदम से खुले, ये क्या। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वुड रिड्यूस बाय 5, लर्निंग कर
That material consumption would reduce by 5% in each subsequent batch up to third batch and thereafter the reduction will stop. Learning कर. कल एक मिसाल देखी थी बैच कॉस्ट, बैच सेटअप कॉस्ट, और आज डेली, और मैंने आपको एक उसूल बता दिया था, याद उसूल रखना होता है, बाकी तो ये कई दफा किसी ना किसी चीज पे लगवाता रहेगा आपको छेड़ने के लिए, ठीक है। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट सिर्फ लेबर पे लगता है और किसी कॉस्ट पे नहीं लगता। ऐसी कोई बात होगी तो वो सिर्फ आपकी सिंपल कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स वाली। यानी अगर ये तो है ना, एक यूनिट की कॉस्ट 150, तो पहले बैच कितनी होगी 500 इंटू 150, कर दो कैलकुलेटर को उल्ली लग जाएगी फंगस जी। 75,000 पहले बैच की कॉस्ट इंटू 95% करो, दूसरे की कॉस्ट इंटू 95 करो, बस अप टू, अंग्रेजी का बड़ा मसला है, अप टू थर्ड बैच, ये ईच सब्सिक्वेंट बैच में अप टू थर्ड बैच रिड्यूस होगी, ये 6-7 समथिंग जो आई है उसके बाद, एंड वुड बिकम कांस्टेंट देयर आफ्टर। उसके बाद कितने बैचेस हैं 7, तो जो 6-7 समथिंग आया उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, आ गई आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद एप्लीकेबल लर्निंग कर्व इफेक्ट इज 95%, आ गया हमारा लर्निंग कर्व, ठीक है। बट इट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 6 बैचेस, देयर आफ्टर लिखा नहीं है उसने, लेकिन आपको पता है देयर आफ्टर क्या होगा, जो 6th बैच का टाइम है वो चलेगा 7th 8th 9th और 10th। इसका मतलब वही काम करना पड़ेगा हमें, 6 की कॉस्ट और 6 के आवर्स, फिर 5 के और फिर 6 के निकल आएंगे, ठीक है ना, सही है। लेकिन पहले वाले का टाइम कहां से निकलेगा, ये पता तो है 3 लेबर आवर्स, बस 3 लेबर आवर्स, 3 लेबर आवर्स पर यूनिट है, इंटू 500 यूनिट्स करेंगे तो 1500 यूनिट्स, 1500 लेबर आवर्स फॉर फर्स्ट बैच, ठीक है। बैच वाइज चलना है, बैच वाइज, ठीक है। हमेशा ये लाइन आपको बताया करेगी कि लर्निंग कर्व 50 बट इट विल रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 6 बैचेस ओनली। ये ऐसा हो सकता था, वो ये शरारत करता कि बैच करता आ रहा है, यहाँ पे लर्निंग कर्व लिखकर यहाँ पे लिखता, बट इट विल रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 3500 यूनिट्स एंड देयर आफ्टर इट विल स्टॉप। अब आपने ये देखना है बैच वाइज लर्निंग लग रही है या यूनिट वाइज, तो यूनिट वाइज भी लगवा सकता था, ये ना समझ लेना बैच वाइज डाटा हो तो बैच वाइज ही लर्निंग रेट होगा, लर्निंग कर्व बैच वाइज भी लग सकता है, यूनिट वाइज भी लग सकता है। ये लाइन हमें बताया करती है बैच वाइज है या यूनिट वाइज, ठीक है। आमिर भाई आपके सामने भाई बैठे ना, ये आज हाइब्रिड में बैठे, फिजिकल के, पता है आपको, इनको जरा हाथ लगा के बताएं। हाँ, ये इनको मैं कह रहा हूँ आपको, जी इसके विंग्स ऊपर करवा दीजिए, अगर ये उड़ गया फिर। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्किंग्स, मेरे ख्याल में तो वर्किंग्स ही कर लेते तो काफी था, लेकिन चलो करना क्या पहले ये तो बताओ, यहाँ करना क्या, फिर वर्किंग में जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है 42, पेज नंबर नोट्स का स्प्रिंग 19, बस कर दो, मैं तो कहना हो भी कुछ कर लीजिए, नाम ही दस दो JL, बस फिर सवाल हो गया खत्म। और तो जगह मेरे को सवाल करनी तो बची कोई नहीं यार, को मार्कर सही से दे दो भाई, ये सवाल करने की जगह मेरे पास नहीं बची, माजरत। अब जो है वो भाई अब सवाल नहीं करते। हाँ जी, बिड अमाउंट निकालनी है ऑफ 5000 प्लास्टिक बॉडी। अभी ये भी सही नहीं है भाई, मार्कर वालों भाइयों, ओ मार्कर वाले भाइयों, वो जो मार्कर वाले भाई टीए रूम में बैठे उनकी बात कर रहा हूँ यार, लंबी चाड़ी फिगर्स ने हो नहीं जाएगा यहाँ पे पूरा। चलो थोड़ी सी जगह है, अभी कर लेते हैं, बाद में फिर तंग होने से अच्छा है। सारे ही भाई खुश हुए पड़े हैं आपके डर से, आपने ड्राई इतना वाइन मार्कर्स को खुश कर दिया, इनकी सारी इनको जैसे खून खुश कर देते हैं जी बच्चों। अच्छा, सेल प्राइस ऊपर नहीं लिखते, फिर वो बिल्कुल चलना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं जी, वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। हमें जो नजर आया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन है, और बस आई थिंक और तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद कंट्रीब्यूशन, मार्जिन जो है, मार्जिन वो जनाब एट द रेट ऑफ 30% है, लेकिन जुल्म की बात यह है कि वो ऑफ सेल प्राइस है, क्योंकि सवाल से हम सेल प्राइस करते हैं ना, तो वही वाला काम करेंगे, ये x, ये 0.3 ऑफ x, और ये टोटल कॉस्ट हमारी आई पड़ी होंगी, तो वही इक्वेशन कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन लिख लिया करो, कोई नहीं जरा सा टाइम, बच्चे के अंदर सिर्फ इतना टाइम लगना है आपको। टोटल कॉस्ट आई पड़ी है जी, ठीक है, प्लस 0.3 ऑफ कॉस्ट, नहीं 0.3 ऑफ x इक्वल टू x, इसको इधर ले आए और बस इतना सा भी लिख लें तो आपकी इक्वेशन, आपकी गलती नहीं होगी। कितनी देर लगी है इसको, ठीक है। तो आपने कॉस्ट इसको इधर लेकर आना, ये 0.7 हो गया, x चाहिए तो आपने कहना जी कॉस्ट डिवाइड बाय 0.7, आंसर आ गया। तो सिर्फ इतना से लिख लोगे, गलती अगर बिल्कुल पक्का हो गया तो ठीक है, ना लिखो, दिमाग में सिर्फ चला दिया करो, ठीक है भाई। मार्कर्स चेंज कर दें, कोई गया है, चले जी। अब सबसे पहली जो वर्किंग मुफ्त के नंबर थे, वो वर्किंग कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तरतीब से चलें, चलो वो तरतीब आकर ये पहली तरतीब है, ठीक है, पहली तरतीब ये कर ले। प्रोडक्शन वुड भी, मैं कह रहा हूँ जरा तरतीब, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे कर ले हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें चाहिए, 5% वाली गड़बड़ उसने कर दी है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की वर्किंग सबसे पहले करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जी बच्चों, फर्स्ट बैच की कॉस्ट बताएंगे, जो मर्जी कर लें, 75 इंटू 2 इंटू 150 करके फिर उसको बैच वाइज है, मेरे ख्याल में टाइम बचाएं। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 150, और इंटू करो 500, तो पहले बैच की आ गई, क्या ख्याल है। तो ₹150, बाकी 75 इंटू 3 2 भी करके आ सकते हैं, ₹150
पर बैच आई, ऐसा ही है, पर बैच इनटू ओके पर यूनिट इनटू 500 यूनिट्स, तो ये बन गया जनाब 70। अब ये 75,000 मिल गया, अब इसको पकड़ लो। चलो अब उसके बाद ये 75,000 95% हो जाएगा 250, फिर ये 71250 जो है ये 95 हो जाएगा 6768, बस अब रिडक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब चौथे बैच से ऑनवर्ड्स मजीद मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस, ये पॉइंट मैंने पढ़ा। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, ये कंजम्पशन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएंस वाला चक्कर नहीं है, वो देखेंगे वेरिएंस के चैप्टर में। कंजम्पशन का मतलब यूजेज, यानी शायद जैसे जैसे तजर्बा बढ़ता जा रहा है लेबर का, मटेरियल ज़ाया होना कम होता जा रहा है, ठीक है ना। पहला सूट कटाई करते हुए जो है वो क्या कहते हैं उसको, दर्जी को शायद ज़्यादा कपड़ा ज़ाया कर देता होगा, लेकिन जैसे उसको तजर्बा बढ़ता जाता है वो जो ज़ाया होता है कपड़ा वो कम होता चला जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे बैचेस बढ़ते जा रहे हैं मटेरियल की कंजम्पशन कम हो रही है। कंजम्पशन कम हो रही है तो मतलब हम कम खरीदेंगे, ठीक है ना। कम तो एक मतलब आप सिर्फ 2 kgs को भी ये परसेंटेज लगा सकते थे, 2 kgs इंटू 95%, बात तो वहीं पे पहुंचती है, ठीक है ना। कंजम्पशन कम हो रही है, कंजम्पशन कम हो रही है तो हम खरीद भी कम, मतलब कॉस्ट कम पड़ रही है ना, ठीक है। 2 किलो लगते थे, फिर अगले बैच पे 2.25 किलो लग रहे हैं, फिर उससे अगले बैच पे 1.5 किलो लग रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे यूजेज कम होती जा रही है कॉस्ट भी कम होती जा रही है, ठीक है। 67 सही है, 67688, अच्छा सिर्फ आखिरी 8 का मतलब ले जी। तो अब वो कहता है कि आगे मार्कर ये नहीं आए जी जी जी, नहीं 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 500 यूनिट्स बनाने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलो आ जाएंगे, 1000 किलो मटेरियल का चाहिए। आप इस पे लगा दो 95%। बेटा ये कितना पहले बैच पे कितने लगे, 1000 kg इंटू 75, आंसर आ गया। 1000 kg इंटू 75 करो तो 75,000 आता है, वही आ रहा है। अब आप 1000 kg को 95% करो 1000 kg इंटू 95%, ये आपका कंज्यूम होना है मटेरियल, ठीक है। ये कंज्यूम होना है, अब मिलेगा कितने का 1 किलो, अब इंटू 75 करो कितना, तो बात एक ही है, मैंने आसानी कर दी जरा, जैसे मर्जी करो आंसर ये निकलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये मतलब मैंने समझाया इसलिए कि लफ्ज कंजम्पशन लिखा हुआ था, तो कंजम्पशन का मतलब यही है कि पहले बैच पे अगर 1000 किलो लगा था तो अगले पे 950 लगेगा, उससे अगले पे, इस तरह से हर बैच पे कम हो रही है यूजेज। जब यूजेज कम हो रही है तो फिर खरीदेंगे भी कम, कॉस्ट कम लग रही है, ठीक है। तो किसी तरह से भी कर लो आप, टोटल कॉस्ट पे 95 कर दो, कोई मतलब नहीं जी, सही है। ये समझ आइए बात, जैसे मर्जी पहुंचे नतीजे में पहुंचना चाहिए। ये काम ऐसे भी कर सकते थे, अब छेड़ रहे हैं मुझे आप लोग। ये देखें पहले वाला हमने कहा जी 1 यूनिट पर लगते हैं 2 kgs और एक बैच 500 यूनिट्स का है, तो ये कितना बन गया 1000 kgs। ये 1000 kgs जो है ये 75 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे तो 75 रुपए के हिसाब से 75,000 आ गया। अब वो कहता है जी कंजम्पशन कम होनी है 10%, हमने कहा ठीक है जी, 1000 को 10% कम करो तो 5% सॉरी 950 किलो दूसरे बैच पे लगेंगे, ये तो 75 रुपए ही है, तो ये आ गया 71250। फिर ये 950 मजीद 95% पे लाओ, 5% और कम करो, 902.5 किलो तीसरे बैच पर लगेंगे, 75 के हिसाब से मिल रहा है। ये तो उसने कम नहीं करवाया, ये भी कम करवा सकता था, अगर ये कम करता तो हमें अलग अलग करना ही पड़ना था। तो ये 67688 आ गया। और उसके बाद वो कहता है बस अब ये कांस्टेंट हो गया, चौथे 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें बैच पर यही, तो बात तो वही हो रही है, ठीक है। जैसे मर्जी कर लें, डैस्टर दें जरा, ठीक है। तो माफी भी दे दिया करो, कभी आसानी ना काम हो रहा है तो कर लें दिया करो। उसके बाद 67688 ये कॉस्ट रहेगी, ₹67688 की कॉस्ट रहेगी चौथे बैच से ऑनवर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 गिन लिया कोई मसला नहीं, इंटू 7 बैचेस 473816, ठीक है जी। ग्रैंड टोटल कर दो 620190, अल्लाह तुहानू पूछे 687754। पिछले सेशन में एक बच्चा था, उसका कैलकुलेटर सारा सेशन ही खराब रहा, और वो सबसे पहले कैलकुलेशन भी कर लेता था, सबसे आखिर में बैठता था, पास वो हो गया था, लेकिन सारा सेशन हमें बड़ा तंग किया जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जी बेटा, वर्किंग नंबर 1 रुपीज में ही आंसर लिखते हैं जी, 687754। चले आगे, उत्ते 4 लिखे पाए ना, मैंने नहीं पता हूं तुसी गलत लिखा या सही। नेक्स्ट, नाउ कम्स द लेबर, दे से दैट ईच यूनिट विल टेक 3 लेबर आवर्स, ओके सॉरी, और हर लेबर के घंटे को हम 100 रुपया पे करते हैं, तो व्हाट, ये एक बैच की है, ये एक बैच की है, ये 150 पर यूनिट इंटू 500, ये एक बैच की है, ये दूसरे बैच की है, ये तीसरे बैच की है, और ये चौथे 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें बैच की है, एक बैच की है। जान के छेड़ते हैं, जान के छेड़ते हैं, घर से करके आता सवाल। अच्छा सुने, आज वो करके आया सवाल जी। अच्छा जी चले, अगर तुम ऐसे ही रोज सवाल करके और कसम तुम टॉप कर जाओ, हाँ अच्छा जी क्लास में सिर्फ जी। चले आगे, लेबर 3 घंटे लगते हैं 1 यूनिट पर, जो पहले बैच के अंदर यूनिट बनेंगे हर यूनिट पर 3 घंटे लगेंगे। लर्निंग कर्व अप्लाई हो रहा है, तो पहले बैच में 1500 घंटे लगेंगे इनको, 3 घंटे पर यूनिट, बैच के 500 यूनिट, तो 500 इंटू 3 1500। अब 1500 लेबर आवर्स लगने हैं पहले बैच पर,
और ये भी नहीं गिवन तो मैं ये भी निकाल लूंगा एक स्टेप में। उसके बाद ये लर्निंग विल स्टॉप ऑन 6 बैचेस, ठीक है। फटाफट करें इसको, ये काम तो कल से कर ही रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो वर्किंग नंबर 2 में मैं पहले सबसे लिख लेता हूँ लेबर आवर्स पर बैच, ये तो निकालना नहीं गिवन थे, ठीक है। तो लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं, लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं 3, और एक बैच में कितने यूनिट्स हैं, तो लेबर आवर्स पर बैच कितने आ गए 1500, ठीक है। 1500 लेबर आवर्स आ गए पर बैच, डन जी। अब ये मेरे पास आ गया, जरा मैंने इसको संभाल के रख लिया, गिवन नहीं था ना सवाल में, तो ये आगे यूज करना था, तो फिर एग्जामिनर को बाद में ना ढूंढना पड़ेगा कहां से आगे। लिख दो छोटा सा वर्किंग स्टार लगा के लिख लो, कुछ भी कर लो, सबसे पहले मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करना है जी, टोटल आवर्स जितने 10 बैचेस पे लगने हैं वो निकालने हैं। सिंपल जिंदगी होती है, अगर लर्निंग कर्व ना आ रहा होता तो हम कहते हैं एक बैच में 1500 लगा है, 1500 इंटू 10 टोटल लेबर आवर्स इंटू 100 रुपया लेबर कॉस्ट। लेकिन लर्निंग कर्व ने आके थोड़ा सा हमारे मुफ्त के नंबर यहाँ बढ़ाया। अब तो मैं ये कहूंगा, जब सीख लिया है तो अब तो मैं ये कहूंगा मुफ्त के नंबर देने लर्निंग कर्व आ गया। ऐसे ही ना, आप ये लगता है ना, ठीक है। बताओ जी, टाइम टेकन, टाइम फॉर 6 बैचेस, 1 बैच उससे आ रहा है, टाइम फॉर 6 बैचेस। अब यहीं पे ब्रैकेट में ही अपना काम कर दिया करें आप, ठीक है। y इज इक्वल टू 1500, अब वो दिमाग में सिर्फ फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। 1500 इंटू अब कितने बैच 6, लर्निंग रेट गिवन है, लर्निंग कर्व का माइनस पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने कहा था ज्यादा सवालों में ये खुद ही निकाल देता है, ठीक है ना। क्योंकि चले बरल -0.074, -0.074 यहां से आ जाएगा जी एवरेज टाइम टेकन, एवरेज टाइम टेकन पर बैच, 1 बैच नहीं पर बैच, इफ 6 बैचेस आर प्रोड्यूस। एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस, जैसे मैंने कहा था रन्स पर ओवर होता है, ठीक है। एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस, क्रिकेट वाली मिसाल तो ऐसी समझ आई है ना, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच इफ 6 बैचेस आर प्रोड्यूस। जितना भी आता है उसको कैलकुलेटर पे आंसर निकाल के टाइम नहीं जाया करना पर्चे में। ये तो एक बैच का एवरेज टाइम आ गया ना, हम तो 6 बैचेस का चाह रहे हैं। 2.42 लेबर जी 4, अच्छा जी 788, दोबारा बताएं 42। अच्छा अब उसके बाद मुझे चाहिए टाइम फॉर, वैसे तो 5th चाहिए ताकि डिफरेंस आ जाए, लेकिन ये इस कैलकुलेशन को अब मैं खराब नहीं करता, यहाँ मेरे टोटल आवर्स निकल आते होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया करता हूँ टाइम फॉर नेक्स्ट 4 बैचेस, नेक्स्ट 4 बैचेस। अब वो मुझे पता है कि अगर मैं 6ठे बैच का टाइम निकाल लूँ तो वही 7वें 8वें 9वें 10वें पर 4 बैचेस पर लगना है, ठीक है ना। तो वो निकालने अब हम चले वर्किंग नंबर 2.1, ठीक है जी। तो टाइम टेकन फॉर 6 बैचेस ऑलरेडी निकाल चुके थे जी, कितना 788 2.42, और अगला काम क्या करना है जी, टाइम फॉर 5 बैचेस, पहले 5th नहीं 5 बैचेस जी बोले जी। y इज इक्वल टू 1500 वही इंटू 5 रेज़ टू पावर -074 इंटू 5 बैचेस जी 6658.5, 7 पहले लिखा लो मैंने 57.90, ठीक है जी। अब ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 12252, ये हमारे पास क्या आ गया जी 6th बैच का टाइम, किसका जी 6th बैच का। ये 6th बैच का टाइम, लर्निंग तो चूंकि स्टॉप हो गई है तो ये 6th, ये नजर आ रहा है एंड वालों, एंड पे नजर आ रहा है, गुजारा हो जाएगा, चले माजरत। ये 6th ऊपर करनी चाहिए वर्किंग, फटाफट कर लेते हैं ऊपर, बच्चों को नहीं नजर आता। अच्छा पक्की बात है, आखिर वाली रो बताएं इधर वो कोने से, बेटा आप लोग कोई हाथ खड़ा कर ना नजर आ रहा, कोई तो खड़ा कर दे, नहीं नजर आ रहा तुम। अच्छा जी, हाइब्रिड वालों को ये मसाइल नहीं होते जी। बोले जी पर बैच टाइम कितना आ गया हमारे पास 1224.52 लेबर आवर्स इंटू ये क्या है जी, ये पर बैच टाइम है 6 बैच का, तो 7वें 8वें 9वें 10वें पर इंटू 4 बैचेस जी 4898.08, टोटल लेबर आवर्स कितने लग गए आपके 12780.5, ठीक है जी। ये टोटल लेबर आवर्स ले आओ इधर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जी बच्चों, ये आवर्स आ गए और इसको 100 से बस मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो 12780 अब ये 0.5 कर लिया करो, आधे घंटे के पैसे भी वो आधा घंटे लगाएं तो आधे घंटे के पैसे लेके जाते हैं, ठीक है ना जी। ये वर्किंग नंबर 2 में हमने निकाले इंटू ₹100 पर लेबर आवर, 100 ही था ना, ओके जी बोले 1278050, डन जी। सवाल तो खत्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ो। हाँ बस वो 2 पॉइंट्स रह गए बस छोटे छोटे जी बेटा। वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 240 के, हमने इसको 80 पर लेबर आवर निकाल कर रखा हुआ है, ठीक है। तो कितने लेबर आवर्स लगे, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट जो है 12780.5 ले लिया हमने लेबर आवर्स इंटू ₹80। ₹80 कैसे निकला, ₹100 कैसे निकला, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन लिखना चाहो तो स्टार लगा के नीचे लीजिएगा जी 1022440, ठीक है जी। कुछ रह तो नहीं गया, एक टिक रहता है पता नहीं। ओ तो वेरिएबल डेप्रीसिएशन बोल रहा हूँ, वेरिएबल डेप्रीसिएशन क्योंकि आउटपुट वाली है, ठीक है। वो कैसे निकलेगी जी 36 लाख डिवाइडेड बाय 96,000 आवर्स, तो रुपीज, वो तो मैंने वैसे पेपर पे लिखा था ना, यहाँ एग्जामिनर को लिख के बताना है, ₹36 लाख
डिवाइडेड बाय 96,000 यूनिट्स है, आवर्स, अच्छा आवर्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो पर आर, ठीक है। उसके बाद हर अब ये जो भी आंसर है कितने, वैसे 37.5 था, ठीक है। अब ये क्या है, पर आर। अब मुझे बताओ एक यूनिट पर कितने आवर्स लगते हैं, और हमने कितने यूनिट्स बनाने, 5000। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कर लो, ठीक है। कोई मसला है तो बता दो। ये 37.5 इंटू 2 इंटू 5000 जी 75,000 डन जी। और तो कुछ नहीं है, बचा तो नहीं कुछ इसमें, बोलो। 2 अब ये 3 मैं ये निकाल लेता हूँ, क्या क्या कहा था उसने, बिड अमाउंट या कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट या जो भी आप लिख लें। अब ये निकालना है तो क्या करेंगे जी, 3363 जो है इसको डिवाइड कर देंगे 0.7 से, जैसे बनाया था। नहीं मसला समझ में आ रहा तो बता दो, ये मैं फिर बना देता हूँ जी। ये नहीं लिखना आपने, जगह ही छोड़नी आपने, मैं तो मिटा लेता हूँ जी। 404634। वैसे तो आपका आंसर निकल चुका है, उसने यही मांगा था, उसने मार्जिन मांगा नहीं है कि मांगा हुआ है। कहता है कंप्यूट द बिड अमाउंट दैट जेएल शुड कोट टू अर्न। तो बिड अमाउंट तो यही है, ठीक है जी। बहरहाल चलो अब कर दिया करो, खैर बैलेंस 1441390, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बिड अमाउंट। तो बिड अमाउंट वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन आप एक लाइन नीचे डाल दें, जेएल शुड कोट ₹4804634 टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ, क्या समझाऊं, हाँ नहीं वो है ही वेरिएबल थी, अगर वो खुदा न खास्ता इस फिक्स ओवरहेड्स में डाल दे तो हमें निकालनी पड़नी थी, ठीक है। वैसे इसको इग्नोर ही करना है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है, अच्छी बात है। हमारी जो आउटपुट वाली डेप्शन है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट में हमने ले ली, ठीक है। लिख दो जी, नीचे एक लाइन लिखो, जेएल शुड कोट अ बिड अमाउंट ऑफ, जेएल शुड, ये लिखा करो, कोट अ बिड अमाउंट ऑफ ₹4804634 in order to earn a contribution margin of 30%। खामोश था तो 30% ऑन सेल, 30% ऑन कॉस्ट होता फिर जिंदगी आसान थी। यहाँ पर जो आंसर आया था उसका 30% करते, यहाँ पे ऐड करते और बिड अमाउंट बैलेंसिंग निकाल लेते, ठीक है ना। लेकिन खामोशी केस में आपको क्या कहा हुआ है, कभी आसानी हो जाती थी इससे, लेकिन रसूल वो होता है जो हर दफा लगाना पड़े। अब मुश्किल हो या आसानी हो, खामोशी केस के अंदर कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट जो है वो ऑन सेल ही लेना है, ये कहा हुआ है ना। अब पहले जब लिया करते तो आसानी हो जाती थी, क्योंकि ऊपर सेल पड़ी होती थी। आई थिंक टारगेट कॉस्टिंग में सिखाया था, तो सेल ऊपर होती थी, उसमें से टारगेट प्रॉफिट लेस करना था तो सेल के ऊपर लगा देते थे, ठीक है ना। तो वहां आसानी लगती थी। आज मुश्किल आई तो आज का रूल बदल देंगे, रूल तो हमेशा सेम रखना है, ठीक है ना। क्या कहा था आपको, अगर प्रॉफिट परसेंटेज किसके साथ लिंक्ड है खामोश, तो आपने हमेशा किसके साथ लेनी है, ऑन सेल, ठीक है ना। तो ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ऑन सेल। इस खामोश हो तो हम यही किया करते हैं, ठीक है ना। तो वो आज ऑन सेल लेने की वजह से आपको पता है एक्स अज्यूम करके चलना पड़ा, बट सूल बस है, क्या करें, ठीक है, सही है। तो लो जी, आपको सवाल रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी प्रिंसिपल में कोई मसला है, ये हमने किया था, इसमें कोई मसला अगर किसी को अभी भी है। याद है वो पहला दिन, आप लोगों को याद है वो पहला दिन जब आपने मुझे लम्हे डाल दिया था यहाँ पर ही, ये यहाँ पर मैं कह रहा था रुक जाओ, सब्र करो। फॉर्मेट तक तो बात ठीक रही थी, आपने कहा चलो फॉर्मेट माने फॉर्मेट। जब मैं इधर गया था आपने कहा था हाँ भाई किधर, मैंने बड़ा समझाया रुक जाओ, सब्र कर जाओ, पर नहीं, ठीक है। खैर ये वक्त भी गुजर गया, फिर जी ये वक्त नहीं गुजरा अभी तक। इररेलेवेंट कॉस्ट में अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, डिसीजन लें या ना लें, ऐसी कॉस्ट। मिसाल के तौर पे ये भाई हमारे सुपरवाइजर हैं, ठीक है, हम ये डिसीजन ये पेन बनाने का लेते हैं तब भी ये रहेंगे, हम ये नहीं लेते तब भी इन्होंने रहना है। तो इनकी सैलरी एक ऐसी कॉस्ट है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे डिसीजन की वजह से ये चेंज नहीं हो रही। तो रेलेवेंट कॉस्ट की बेसिक बुनियादी जो डेफिनेशन थी वो बताई थी, फ्यूचर की कॉस्ट हो, चलो वो तो फ्यूचर की थी, कैश में हो, चलो सैलरी तो कैश में जानी है, लेकिन ड्यू टू डिसीजन चेंज हो रही है नहीं, तो ये इररेलेवेंट है। ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, मिलती जुलती चीज है, कमिटेड कॉस्ट की तरह से ही है। कमिटेड कॉस्ट अनअवॉइडेबल कॉस्ट मिलती जुलती चीजें हैं, कोई ऐसी वो फर्क वाली बात नहीं है, लेकिन अलग अलग नाम है, अलग अलग। यानी कि इसको आप अनअवॉइडेबल पढ़ते हैं ना, थ्योरी मैंने शायद उसमें भी लिखा हुआ था, किताब की जो थ्योरी है ना जी, इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है। फिर भी कोई चीज ऐसे कोई स्टोन अनटर्न्ड ना रह गया हो, उसके बाद आपका अगला टारगेट आज क्या होगा। इतने चैप्टर गुजर गए, मैं हर दफा कहता हूँ कभी कर भी लो, कभी कर भी लेना चाहिए, ठीक है। आज रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर को आपने बिल्कुल ऐसे, उसमें कोई एक आधा सवाल शायद आप मार्क कर लें कि सर ये अभी नहीं किया, मुझे बताना, मैं एक नहीं, मैं फिर आगे 3-4 बताऊंगा। आपने तो एक ढूंढा है, मैंने 2-3 और भी रखे हुए हैं। कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो फिलहाल हो ना सकते हो किसी वजह से, किसी टॉपिक की मिक्सिंग की वजह से, ठीक है। तो ऐसे 2 या 3 1-2 सवाल मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन आपने बहरहाल चैप्टर 15 आईकेप की वेबसाइट से ना आप स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड करके रख ही लें, अब रखा हुआ है, फिर उसको देख भी लें। अब अगर ये काम कर लिए तो देख भी लें आप, ठीक है, क्योंकि आईकेप बाहर ये दावा करता है कि हम उससे बाहर नहीं जाते। तो अगर आप ये तसल्ली कर लेते हैं ना एक नजर पढ़ के, तो मुझे तो बता सकते हैं सर फलां चीज जरा नहीं समझ आई, तो मैं देखूंगा, मैं तो कह सकता हूं हो सकता है यार ये मेरे से रह गई, डिस्कस ही कर लें किसी और जगह। जब तक आप चले नहीं जाते, बल्कि जब तक पेपर में नहीं बैठते, चले भी जाते हैं तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, कोई चीज़ अगर मुझे लगे कि ये रहती है। खैर जब तक आप पेपर में नहीं जा रहे तब तक आपके पास मौका है, कोई भी चीज़ रह गई हो तो सीखी जा सकती है। इसलिए प्लीज़ आपका आज का टारगेट लर्निंग का, ये लिमिटिंग फैक्टर को तो मैं इतना आसान सा आज आधे घंटे में क्या करवाऊंगा कि आपको शायद घर जाके कुछ 10-15-20 मिनट में होमवर्क हो जाए। तो फिर आपका काम क्या होगा आज,
आपने चैप्टर 15 को उसका पोस्टमार्टम करके आना है, ठीक है। चलें बहरहाल जी, ऐसे कोई सवाल है तो पूछ लें, अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लें। ये मैंने पढ़ाया था आपको, उसके बाद फिर हम 10 सवाल थे 4.5 करते गए इतने सवाल थे। ये 24 सवाल जो बज़ाहिर छोटे छोटे सवाल थे, असल में इन सवालों ने हमें तैयार कर दिया था। जब पास पेपर्स पे गए तो कोई एडजस्टमेंट इनसे बाहर निकली नहीं, कोई इक्का दुक्का ऐसी अंग्रेजी के अंदर मारी उसमें तुम्हारी, वरना जहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ा, वरना मोस्टली 90-95% एडजस्टमेंट तकरीबन इन 24 सवालों में हमने कवर कर ली, ठीक है। बहरहाल ये सारे सवाल ही हो गए, अब तो कोई भी नहीं छोड़ा। मेरा दिल था पहले जैस्मीन वाला सवाल छोड़ दूँ, मैं कहा यार जान दो, करा ही देता हूँ। ये फजल वाले में कोई मसला आया? पक्की बात है, यानी आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, यानी इस चैप्टर को अल्लाह हाफिज़ कह दूँ मैं? अल्लाह हाफिज़। इसके रिवीजन क्वेश्चंस इसके अभी से ही लिख लें ताकि बवक्ते ज़रूरत सनद रहे और काम आए। इससे पिछला चैप्टर कौन सा था? इन्वेंटरी वैल्यूएशन को तो बता दिए थे ना आपको। जी बेटा, फजल लिमिटेड मसला है, अब गुजर गया, बस गाड़ी गुजर गई, अब तो मैं अब होश आया है। हाँ जी, तुम लोगों को भी याद हो गया, अब कहाँ पड़ा हुआ है, मुझे नहीं था याद। अच्छा जी, कौन सा चैप्टर है जी? डिसीजन मेकिंग में आ गए हम। ये देखो, ये तुम लोग समझते हो कि कुछ आसान है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये इश्क बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये प्रोसेस कॉस्टिंग है और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस है। ये 4 चैप्टर्स हैं। ये तो मैंने सिर्फ रिवीजन में क्वेश्चन डाले, तो आप खुद देखें फिर मैंने करवाने कितने होंगे। खैर फिलहाल तो हम रेलेवेंट कॉस्टिंग की बात करते हैं। और ये जनाब आपने फिलहाल बल्कि तस्वीर इकट्ठी खींच लें इन दोनों चैप्टर से, फिर बाद में ना कहना हमें खबर ना हुई। इसमें फिलहाल तो कोई नहीं है साजी, लेकिन कुछ सवाल डालेंगे, 2-3 सवाल ही डालेंगे, तो ये इंशाल्लाह एंड तक यही चलेगा। आपको मैंने कहा था भेजूंगा, फिर नहीं भेजा। अच्छा है ना, ऐसे आप सारा देख के परेशान ही होंगे, चैप्टर वाइज मिल तो रहा है। फिलहाल आप सिर्फ इसको देखें, ठीक है। ये असल में लेक्चर को जो नंबरिंग आ रही है ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, उसमें हैंड आउट से लेक्चर वाइज फिर क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो रहे हैं, इसलिए फिलहाल आपने सिर्फ नाम पे ध्यान देना है। स्प्रिंग 16 ग्लोबल, स्प्रिंग 11 टोपैज, स्प्रिंग 17 स्मार्ट, स्प्रिंग 20 रिंग। ये मैंने रिवीजन क्लास में करवाना है, बहुत जबरदस्त, बड़ा कंप्रिहेंसिव सवाल, ठीक है। रिवीजन क्लास में करवाऊंगा या उससे पहले कभी किसी टेस्ट में भी देके छेड़ सकता हूँ, किसी टर्म टेस्ट में किसी वक्त, लेकिन ये नहीं कि आप अभी आके कर लें। ये इसलिए कि जब आएगा तो तब देखेंगे कि आपका दिमाग कहाँ पे काम कर रहा है। रिवीजन बहरहाल ये सवाल करना है। और उसके बाद डेल लिमिटेड दिस हैंड आउट का मतलब ये भी रिवीजन में जाएगा, वो आखिरी हैंड आउट था ना ये वाला, रिवीजन के अंदर डाला हुआ था, ठीक है। तो आपने सिर्फ फिलहाल 3 सवाल ही करने, इतना कुछ करने के बाद सिर्फ 3 सवाल सर? जी बिल्कुल, सिर्फ 3 सवाल काफ़ी होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बिल जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों। आपने क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह आज होमवर्क में करना है। देखो पहले होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर डालना है होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन 4 को आपने अभी नहीं छेड़ना क्योंकि इसने आपको छेड़ देना है। इसमें ये यील्ड परसेंटेज यानी कोई लॉस की बात आ रही है, इसको आपने नहीं छेड़ना। और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं सब वे खुद करवाऊंगा, इसलिए अभी आपने सिर्फ तीसरा और 5वां कर लेना है। पहला दूसरा कोशिश करता हूं मैं आपको करवाऊं पार्ट 2 के अंदर। शुरू करें।